Good morning, dear friends. How are you? I hope you all are very good. सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा. Please subscribe my channel and watching the video its end. Dear student, मैं आपको 12th बोर्ड की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ. जो हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है. ये सभी कंपटीशन एग्जामों में, यहाँ तक कि नर्सिंग वालों के लिए भी, बीएससी वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए, सभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन के बारे में. मानव में युग्मक जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. आपको ये तो पता ही होगा, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल होता है, फीमेल होती है. मेल में मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, और फीमेल में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है. फिर इन दोनों गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट में फिर सेल डिवीजन से मोरूला का फॉर्मेशन होता है. मोरूला में फिर एक कैविटी बन जाती है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है. तो मोरूला को फिर ब्लास्टुला कहते हैं. फिर ब्लास्टुला से सेल डिफरेंशिएशन द्वारा और मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट के द्वारा, संरचनात्मक विकास गतियों द्वारा गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर धीरे धीरे उससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर एम्ब्रियो बर्थ कर लेता है, जन्म ले लेता है. ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा हो रहा है. ठीक है, अब गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो ये तो पता है कि गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बन रहा है, एक सेल बन रही है, डिप्लॉइड सेल. दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उससे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तभी तो फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन. मानव के अंदर युग्मक जनन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी में प्रीमोडियल जर्म सेल द्वारा गैमेट्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है. इनके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिनको प्रीमोडियल जर्म सेल्स बोलते हैं, या हिंदी में आद्य जनन कोशिकाएं कहते हैं. और इन आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा गैमेट्स अर्थात युग्मकों के फॉर्मेशन को, अर्थात युग्मकों के निर्माण को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात युग्मक जनन कहते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी में प्रीमोर्डियल जर्म सेल द्वारा गैमेट्स के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल है. जो मनुष्य होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है. मेल होते हैं, मेल ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें, फीमेल में फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल एनिमल है. जो मानव है वो एक लिंगीय प्राणी होता है. मेल में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मेल के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म बनते हैं. मेल में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. देखिए मेल है और मेल के अंदर टेस्टिस होती है. टेस्टिस मतलब वृषण. वृषण के अंदर क्या होते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स पाई जाती है. और जो ये प्रीमोडियल जो जर्म सेल होती है ना, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है,
चलनशील संरचना होती है जो कि लोकोमोशन कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, कशाप पाया जाता है। फीमेल में फीमेल गैमेट्स ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो मादाएं होती है ना, उसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। फीमेल में फीमेल गैमेट्स ओवम का फॉर्मेशन होता है। इधर आप देखिए एक फीमेल है, इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। और फीमेल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओवरी। और ओवरी में कौन सी सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल। और इससे गैमेट्स बन रहा है। कौन सा गैमेट्स बन रहा है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु के जनन को ही क्या बोलते हैं, शुक्राणु के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं। इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं, अर्थात अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा स्टिमुलेटेड किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की प्रक्रिया को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा स्टिमुलेटेड किया जाता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया को पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोलेंगे हिंदी में, पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। अब हम पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, अर्थात शुक्र जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब ये हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, अर्थात अंड जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस बाय प्रीमोडियल जर्म सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अंदर, अंडाशय के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल द्वारा, अर्थात आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा गैमेट्स के फॉर्मेशन को, अर्थात स्पर्म के फॉर्मेशन को, अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय के अंदर आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। मेल के अंदर 1 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं और टेस्टिस में 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जो नर होता है ना, उस नर के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक वृषण के अंदर हजारों की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, मतलब कि हजारों की संख्या में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। और ये शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या किया अपन ने, एक शुक्र जनन नलिका ले ली या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ले ली और उस ट्यूब्यूल्स का अपन ने सेक्शन काटा ब्लेड से। क्या काटा अपन ने, सेक्शन काटा। तो इसके अंदर हमें 2 लेयर दिखाई देगी। कितनी लेयर दिखाई देगी, 2 लेयर दिखाई देगी। जो सबसे भारी लेयर होती है ना, देखिए जो सबसे भारी लेयर दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की सेल्स से बनी हुई, ये जो सबसे भारी वाली लेयर है, इसको ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे ट्यूनिका प्रोपोरिया कहते हैं। ठीक है। ये कवर्ड करके रखती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या करती है, कवर्ड करके रखती है। ठीक है। फिर देखो जो ट्यूनिका प्रोपिया होती है ना, ये एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है। फिर एक्सटर्नल लेयर के नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, इनर लेयर पाई जाती है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस इनर लेयर या जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर, अर्थात इस जननिक उपकला के अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सोमेटिक सेल, जिसे सर्टोली सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी टाइप की सेल है जर्म सेल। जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो ये सोमेटिक सेल है या जो सर्टोली सेल है, वो इन स्पर्म को
क्या देती है? सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन देती है, आलंबन प्रदान करती है और पोषण भी देती है। सबसे देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो ट्यूनिका प्रोपोरिया है, उसके नीचे वाली लेयर के अंदर 2 टाइप की सेल है। जो ये सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाल लाल सी, ये कौन सी है? सोमेटिक सेल से बनी हुई है। और जो ये वाली लेयर दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन सी, जर्म सेल से बनी हुई है। जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते रहते हैं, और सोमेटिक सेल या सर्टोली सेल इन स्पर्म को क्या प्रदान करते हैं? सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 74 डेज इन ह्यूमन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मनुष्य में 74 दिनों में पूरी हो जाती है। शुक्राणुओं के निर्माण में 74 दिन लगते हैं बच्चों। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। शुक्र जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरण होते हैं, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सबसे पहले शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है। प्रीमोडियल जर्म सेल से किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु पूर्व कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, सबसे पहले क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा, शुक्राणु पूर्व बनेगा, और शुक्राणु पूर्व बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। फिर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म और स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होना, शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु में रूपांतरण होना, जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पर अपन क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता ही है कि प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु पूर्व का निर्माण 3 चरणों में होता है। सबसे जो पहली फेज होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको गुणन प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, और ये गुणन प्रावस्था किससे प्रारंभ होती है? टेस्टीज में पाई जाने वाली प्रीमोडियल जर्म सेल से, अर्थात आद्य जनन कोशिकाओं से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक, यहां पर देखिए, जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है, 3 चरणों में बनता है स्पर्मेटिड। सबसे पहले होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। जो टेस्टिस के अंदर जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती है, ये 2n सेल होती है, द्विगुणित होती है। इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको 2n बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 पेयर पाए जा रहे हैं, मतलब डबल पेयर पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? 23 या 23 के यहां पर पेयर पाया जा रहा है। आ रही बात आपको समझ में? इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन? प्रीमोडियल जर्म सेल 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती है, मतलब कि डिप्लॉयड होती है। क्या कह सकते हैं? इसमें 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, फिर जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती है, ये सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करते हुए सतत रूप से समसूत्री विभाजन करते हुए क्या बना देती है? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कर देती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होते हैं? द्विगुणित ही होते हैं, 2n ही होते हैं, या हम कह सकते हैं डिप्लॉयड ही होते हैं, क्योंकि यहां पर जो डिवीजन हुआ है वो माइटोटिक डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन में कभी भी क्रोमोसोम के नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, उतने ही उससे बनने वाली डॉटर सेल में भी पाए जाते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया बन चुका है। ठीक है,
फिर बाद में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो 2n तो होता ही है। स्पर्मेटोगोनिया फिर ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करता है, और ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है ये कुछ प्रीमोडियल जर्म सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करके क्या हो जाता है, साइज में डबल हो जाता है, जिसे फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है, और ये भी 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये मैच्योरेशन फेज के अंदर एंटर करता है, अर्थात परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करता है, और परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करते ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डबल साइज का बना है ना, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यह रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है ये? रिडक्शनल डिवीजन होता है, और इस डिवीजन में रिडक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, 2n से n बन जाएगा यहाँ पर। तो इधर आप देखिए, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मैच्योरेशन फेज में एंटर कर गई है, और मैच्योरेशन फेज में इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, और ये कैसी है, हैप्लॉइड है, एन है ये, क्या है ये, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है अपने पेरेंट्स सेल की तुलना में। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में वापस क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। लेकिन जो ये डिवीजन होता है ना, यह इक्वेटिशनल डिवीजन होता है, ठीक है, इसे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन भी कह सकते हैं, परिपक्वन विभाजन द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है। या अगर इतनी लंबी चौड़ी अगर अपन को याद ना कर सकते हो आप, तो ये तो याद कर लो कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, अर्थात मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है। और मियोटिक डिवीजन सेकंड होने से प्रत्येक जो एवरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उससे 2 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, तो यहां पर आप देखिए ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, फिर वापस इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर वापस सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, तो फिर 4 क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। ये सभी अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, फिर जो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं यह नॉन मोटाइल होते हैं, इनका जो वेट होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ये नॉन मूवेबल होते हैं, ये शुक्राणुओं की तरह यहाँ वहाँ लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस मेथड के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन गए यहाँ पर, ये 4 स्पर्म बन गए। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 स्टेप में हुआ है। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल में सक्सेसिव मेटोडिक डिवीजन के द्वारा क्या बन गए, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करे, और स्पर्मेटोगोनिया ने कुछ प्रीमोडियल जर्म सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त किया। स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए, डबल साइज के होते हैं, ठीक है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योरेशन फेज के अंदर एंटर कर गए, ठीक है, और यहां पर हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ये अगुणित होते हैं। फिर वापस क्या हुआ, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, जिससे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर कुछ समय पश्चात ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये स्पर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन तो समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ तो स्पर्म है, ये लिख लेना आप, ठीक है ना, ये नीचे छुप गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसका? स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।